नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी और मेरे साथ है शारिक खान। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां दिल्ली सरकार ने कोरोना के केस लगातार यहां पर राजधानी में बढ़ते चले जा रहे हैं। उसको देखते हुए अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में बेड की संख्या में इजाफा करने का फैसला किया है। आपको बता दें, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना बेड की किल्लत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह अहम फैसला किया है, जिसमें कि 22 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना बेड्स की संख्या 20% से ज्यादा करने का फैसला किया है। और इस मामले में शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। शरद, सवाल यही है कि हर दिन जब हम जागते हैं या फिर सोने का वक्त होता है तो एक नई हेडलाइन के साथ जागते हैं। दिल्ली सरकार की घोषणाएं या केंद्र सरकार की घोषणाएं, जमीन पर अगर हालात देखें तो कुछ होता नजर नहीं आता है। 3 महीने का वक्त होने को आया, कोई अब एम्बुलेंस में अपना दम तोड़ देता है, कोई हॉस्पिटल के दरवाजे पर और कोई घर में तड़प तड़प कर। किसी को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही। अब एक नई हेडलाइन है। क्या ये नई हेडलाइन कुछ जिंदगी में लोगों के राहत और सुकून लेकर आएगी क्या? देखिए, दोनों ही चीजें हैं। सरकार को अपनी तरफ से कदम उठाने होते हैं, सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही है, लेकिन वो कदम कितना जमीन पे कामयाब हो पाते हैं, ये हम लोग जो हैं जब ये लागू हो जाते हैं तो उसके बाद हम लोग दिखाते हैं। लेकिन हाँ, ये राहत की बात इसलिए है शारिक, ये खबर जो है न, ये केवल हेडलाइन नहीं है, ये राहत की बात भी इसलिए है क्योंकि कल शाम को ही ये जब ऑर्डर नहीं आया था तब मैं वैसे ही कोरोना ऐप देख रहा था, तो मैंने ये नोटिस किया कि जितने बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, बत्रा हॉस्पिटल या एस्कॉर्ट्स, यहाँ पर सारे ही बेड लगभग फुल हो चुके हैं। एक भी यहाँ पर बेड आपको इक्का दुक्का कोई बेड बचा हो तो बचा हो, लगभग सारे ही बेड जो थे वो फुल हो चुके थे। और जो रात में आदेश आया है ये इन्हीं ज्यादातर बड़े अस्पतालों के बारे में आया है। अभी तक दिक्कत ये हो रही थी कि सरकार आदेश तो दे रही थी, लेकिन जो अस्पताल थे उन्हें मानने में दिक्कत आ रही थी। उनकी अपनी कुछ निजी समस्याएं भी थी, जैसे कि उनका ये कहना था कि अगर हम नॉर्मल हॉस्पिटल के अंदर मिक्स कर देंगे, यानी कि कोरोना का इलाज भी शुरू कर देंगे, तो ये खतरा ये बहुत बड़ा है कि जो नॉन कोरोना पेशेंट हैं उनमें संक्रमण फैल जाए। तो उसके बाद सरकार से बहुत से अस्पतालों की बातचीत चली है, लंबी बातचीत चली है, कईयों पे सरकार ने सख्ती भी की है, लेकिन ये जो 22 अस्पताल हैं, ये इनके साथ सरकार ने बातचीत करने के बाद ये फैसला किया है कि लगभग 2.5 गुना 1441 बेड इन 22 अस्पतालों में हैं। इनमें वही बड़े अस्पताल हैं जिनकी मैं बात कर रहा, कल मैं नोटिस कर रहा था, तो 1441 से बढ़ाकर इनकी संख्या 3456 कर दी गई है। तो खासतौर से ऐसे मिडिल क्लास लोगों के लिए या अपर मिडिल क्लास लोगों के लिए जो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना चाहते हैं, उनके लिए कुछ राहत की बात ये जरूर है। लेकिन हाँ, इस पर भी हमें नजर रखनी होगी कि क्या इसके बाद भी अभी ये समस्या आ रही है कि लोग ये शिकायत करें कि उनको बेड नहीं मिल रहा। एक बस आखिरी बात इसमें बता दूं कि बहुतों को बेड तो मिल रहा है, लेकिन कुछ अस्पताल ये डिमांड करते हैं कि आप 5 लाख रुपए जमा कर दीजिए, आप 4 लाख रुपए जमा कर दीजिए, आप 6 लाख रुपए जमा कर दीजिए और उसके बाद आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। भले ही आपके पास मेडिक्लेम हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो कम से कम इस एक पॉइंट पर भी जो है अगर लगाम लगे तो ये अच्छी बात होगी। फिलहाल इसके बारे में सरकार का कोई आदेश नहीं है। जी शरद, बहुत ही संक्षेप में हमने देखा है, इसको लेकर लगातार राजनीति हो रही है। अनिल बैजल उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार आमने सामने आ गई। केंद्र सरकार के तहत भी कुछ अस्पताल दिल्ली में आते हैं, उनकी स्थिति क्या है? देखिए, वो ज्यादातर फुल हैं और मैं ये कहूं कि जो दिल्ली का एम्स है वो उसकी क्षमता कही तो गई है कि 500 बेड की है, लेकिन वहां 100-125 के आसपास ही पेशेंट जो हैं वहां पर एडमिट हैं। तो ये भी बात सही है कि जो केंद्र सरकार के अस्पताल हैं उनके ऊपर भी ये आरोप लग रहे हैं कि एक तो जो उन्होंने एलोकेशन किया है बेड्स का, ये कहा है कि इतने मरीज हम एडमिट करेंगे, कहीं ना कहीं वो उतने मरीज एडमिट नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, उनकी क्षमता और भी ज्यादा है, अगर वो चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें फिर दिक्कत यह है कि बाकी जो दूसरी बीमारियों के मरीज हैं उनको जो है सफर करना पड़ेगा। तो लेकिन ये आरोप पहले से केंद्र सरकार के अस्पतालों पर लग रहा है कि उनके यहाँ जो मरीज आते हैं वो दिल्ली सरकार के अस्पतालों में रेफर कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मरीज परेशान है पहले से ही आप उसको रेफर करने का अगर खेल खेलते रहेंगे तो उसकी जो हालत है, जो पहले ही वो भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से परेशान है, शारीरिक रूप से परेशान है, वो और परेशान होता है। शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। और जैसा आप बता रहे थे कि उम्मीद ये करनी चाहिए कि अब शायद लोगों तक राहत पहुंचे जो बेड्स की तलाश में एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे होते हैं,
सरकार के दावे या फिर कहें सरकारों के दावे जमीन पर औंधे मुंह नजर आते हैं। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 31,309 हुए। पिछले 24 घंटे में 1366 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 504 मरीज ठीक भी हुए और अब तक 11,861 मरीज दिल्ली में ठीक हो चुके हैं। 24 घंटे में दिल्ली वासियों की बात करें तो 7 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। रिकवरी रेट वो है 37.88%। मृत्यु दर उसमें इजाफा हो रहा है, 2.89% हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करते हैं, जिनका कोरोना टेस्ट करवाया गया था अरविंद केजरीवाल का। वो टेस्ट, राहत की बात यह है कि नेगेटिव आया है। रविवार को उनको बुखार और गले में खराश के बाद उनका कोरोना टेस्ट कराना पड़ा था। उन्होंने अपने को होम आइसोलेट कर लिया था। मंगलवार सुबह उनका कोरोना टेस्ट हुआ, जिसकी रिपोर्ट जल्दी आई और वो नेगेटिव आई। और अब बात महाराष्ट्र की, जिसने कोरोना संक्रमण के मामले में जहां चीन को पीछे छोड़ दिया, वहीं मुंबई ने वुहान को पीछे छोड़ दिया। वुहान चीन का वो शहर है जहां से कोरोना के मामले की शुरुआत हुई थी। मुंबई में कोरोना के अब तक 51,100 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि चीन के वुहान में कोरोना के अब तक 50,340 मामले हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। सुनील, यहां पर महाराष्ट्र ने चीन के वुहान, जहां से इस बीमारी की महामारी की शुरुआत बताई जाती है, उसको पीछे छोड़ दिया है। चीन में तो केसेस कैसे तैसे उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन मुंबई कितनी तैयार है? देखिए, मुंबई और महाराष्ट्र की बात करें तो लगातार जो सरकार है वो संघर्ष कर रही है कोरोना के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए, लेकिन अभी तक कहीं उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। लगातार प्रोटोकॉल बदले जा रहे हैं, इलाज की व्यवस्थाएं भी बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन सब अपर्याप्त ही साबित हो रहे हैं। वजह बताई जा रही है, एक तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, खास करके मुंबई की बात करें तो बहुत ही घनी आबादी है, जिससे संक्रमण रोकना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। दूसरे, अब चूंकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो कुछ थोड़े दुकानें भी खोलनी पड़ रही है। लोगों को दफ्तरों में भी 10% लोगों को जाने की अनुमति दी गई है। तो बसों में अभी सिर्फ बसों की ही व्यवस्था है, तो उसमें जाने में भीड़ बढ़ रही है, सड़कों पर भीड़ बढ़ रही है, तो और भी ये बढ़ने के आसार संभावना बढ़ गई है। और दूसरी बात यह है कि एक चिंता की बात और सामने उभर कर आ रही है कि लगातार जो है मरीजों के मुंबई और महाराष्ट्र में देखें तो 1000 के ऊपर का आंकड़ा बना हुआ है, रोज आ रहा है। और 10 दिन का अगर हम आंकड़ा देखें तो चिंता की सबसे बड़ी बात उभर कर आ रही है कि मौत की संख्या जो है बढ़नी शुरू हो गई है। 30 मई से अब तक का देखें तो लगभग 1000 के ऊपर हो गया है, यानी कि अब तक जितनी मौतें हो गई हैं 3000 से अधिक पूरे महाराष्ट्र में, उसमें से 1000 मौतें जो हुई हैं वो इस 10 दिनों में हुई है, जो कि लगभग 34% बनता है। ये बहुत चिंता के विषय है। और जो मरने वाले हैं उसमें ये जरूर है कि 90% जो लोग हैं वो अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हैं और थोड़े से बुजुर्ग हैं, लेकिन कल का अगर हम 120 में के मौत का आंकड़ा लें तो उसमें से 40 के कुछ ऐसे लोग हैं जो 40 की उम्र के कम के भी हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है कि या तो हमारी इलाज व्यवस्था में कहीं कमी पड़ रही है, समय पे इलाज नहीं मिल पा रहा है, मौत का आंकड़ा जो बढ़ रहा है वो बहुत चिंता का विषय है। ये अलग बात है कि 42,000 लोग जो अभी संक्रमित हुए थे, लगभग 90,000 जो हैं उसमें से 42,000 लोग ठीक होकर अपने घरों में भी गए हैं, लेकिन अब जो है मौत का आंकड़ा कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। और व्यवस्थापन में गड़बड़ी ये आ रही है कि लगातार मरीजों के लापता होने की बातें शुरू हो गई है, शव जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं। अब तक 6 मामले ऐसे देखने को आए हैं। तो ये और भी एक चिंता के विषय है कि मतलब आप इलाज में भी कहीं कम पड़ रहे हैं और कहीं न कहीं मरीजों के और शवों के व्यवस्थापन में भी कम पड़ रहे हैं। ये बहुत ही मुश्किल की घड़ी है, खास करके मुंबई वासियों के लिए। सुनील, सवाल यही उठता है कि जब अभी ये हालात हैं और जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, बारिश के मौसम में पड़े बीमारों को तो ठीक से संभाल नहीं पाता ये शहर, अब बारिश का मौसम भी आने वाला है, तो ऐसे में हालात बिगड़ेंगे, उसके लिए कुछ करती नजर आ रही है क्या सरकार? देखिए, बिल्कुल हालात बिगड़ने वाले हैं और हालात बिगड़ चुके हैं। बारिश आने के बाद क्या होगा, कैसे नियंत्रण में होगा, कैसे व्यवस्थाएं दी जाएगी, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि सरकार कोशिश तो कर रही है, व्यवस्थाएं बना रही है, लेकिन वो सभी व्यवस्थाएं अपर्याप्त हो रहे हैं मरीजों की संख्या को देखते हुए, क्योंकि जिस तरह से घनी आबादी है। तो एक उनके लिए कहने की कि आबादी इतनी घनी है और संक्रमण इस तरह का ज़्यादा है कि हम जब सबको इलाज नहीं दे सकते, लेकिन ये जरूर है कि सरकार पे, व्यवस्था पे, सरकार के प्रबंधन पे जरूर सवालिया निशान लगता है, भले हम इच्छा शक्ति पे नहीं लगाएं। लेकिन साथ ही साथ सरकारी व्यवस्था के साथ साथ
जो निजी जो अस्पताल हैं उनमें भी जो लूटपाट हो रही है, ज़्यादा पैसे चार्ज किए जा रहे हैं कैप लगाने के बावजूद, उस पर भी सरकार नियंत्रण नहीं ले पा रही है। ये बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि अब भी लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि इलाज के लिए जब भी जाओ तो पहले बेड नहीं मिलता है, फिर 2 से ढाई लाख रुपए डिपॉजिट करने के लिए कहा जाता है, और साथ में जो प्रतिदिन का जो खर्चा आता है वो 25 से 30 हज़ार आ रहा है, जो कि आम आदमियों के लिए या बहुत अपर मिडिल क्लास के लिए भी बहुत मुश्किल है। लिहाजा ये है कि समय पे इलाज नहीं मिल पाता, और समय पे इलाज नहीं मिलने से जो गंभीर किस्म के बीमार के लोग हैं उनकी मौत हो जा रही है। यही वजह है कि मौत का जो आंकड़ा है दर वो बढ़ना शुरू हो गया है। बिल्कुल, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सिंह इस पूरी जानकारी के लिए आपका। मुंबई शहर में कोविड से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के बचाव की चिंता काफी बड़ी है। अब कोविड सेंटर हाईटेक हो रहे हैं और इधर बड़ी तादाद में डॉक्टर्स चाहते हैं कि अब युवा वॉलंटियर्स जो है वो चरमराती हुई व्यवस्था को संभालने के लिए आगे आएं। आपका नाम? टेम्परेचर आपका नॉर्मल है, कोई खांसी कुछ भी नहीं है। मरीजों के साथ साथ अब स्वास्थ्य कर्मियों को बचाने की मुहिम भी मुंबई में चल पड़ी है। 297 बेड वाला मुंबई का ये नया डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर हाईटेक ढंग से डॉक्टर और मरीज के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखता है। जैसे एंटर हुआ पेशेंट तो वो बॉक्स में जाके खड़े होता है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि वहाँ पे हमने थर्मल इमेजिंग लगाया हुआ है, जिससे हमको बॉडी टेम्परेचर मालूम पड़ता है। वहाँ पे माइक लगा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास हमारा माइक है यहाँ पे, तो यहाँ आवाज़ भी आती है और हम यहाँ से बोल के कोऑर्डिनेट करते हैं पेशेंट से। अब बेसिकली ये इसलिए है कि हम आइसोलेट होते हैं पॉजिटिव केसेस से, क्योंकि आपने देखा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स एक्सपोज हो रहे हैं आज के टाइम पे, तो इसके वजह से ये नया सिस्टम निकाला है कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। ये हाथ किसी सैनिक या किसान का नहीं बल्कि कोरोना का इलाज कर रहे एक डॉक्टर का है। मुंबई के केईएम अस्पताल के डॉक्टर असीम गार्गव ने सोशल मीडिया के जरिए एक भावुक पोस्ट लिखा और आने वाले समय में मामले तेजी से बढ़ने के अंदेशे के साथ अब युवा वॉलंटियर्स से हाथ बटाने की अपील की है। यंग जनरेशन है, स्पेशली मेरी एज ग्रुप के लोग, उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जो नॉट ओनली जस्ट मेडिकल फील्ड में जो काम कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड के बाहर भी जो काम कर रहे हैं, उनसे मेरी एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि उनको अब आगे आने का समय आ चुका है और अगले कुछ महीनों में जिस हिसाब से केसेस बढ़ेंगे हमारा हेल्थ सिस्टम और ज़्यादा प्रेशराइज होगा। तो इस चीज़ के ध्यान में रखते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एज अ डॉक्टर ही आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया आपको आगे आना पड़ेगा और आपको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, स्पेशली द यंग जनरेशन। डॉक्टर असीम की अपील से इत्तेफाक रखते हुए महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर ओम श्रीवास्तव, साइन अस्पताल के डीन डॉक्टर रमेश भरमाल और एचबीटी ट्रॉमा केयर म्युनिसिपल हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विद्या माने ने वो काम सुझाए हैं जिनकी जिम्मेदारी युवा अपने कंधों पर उठा सकते हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको अंडर सुपरविजन या ट्रेनिंग दे करके ये काम पूरे किए जा सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे वॉलंटियर्स जो सामने आकर के शामिल होना चाहते हैं मरीज़ के देखभाल में, पेशेंट केयर में, उनको शामिल करके जितना पूरा बर्डन है ऑफ कोविड वो बहुत हद तक कम हो सकता है, लेकिन उनको अंडर सुपरविजन काम करने की ज़रूरत है। हमारी सोसाइटी में अगर कोई पेशेंट अगर मिलता है तो क्या कर रहे हैं आजकल, सोसाइटी को कंटेनमेंट कर रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं। तो ऐसे समय जो वहाँ के जो युवा पीढ़ी है उनके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। एक साथ हर एक सोसाइटी में अगर हम एक घर 2-3 घर ऐसे क्वारंटाइन फैसिलिटी करके बना के रखे तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे हॉस्पिटल में कितना भी बेड्स हो वो कम अगर हो रहा है तो ऐसे अगर क्वारंटाइन फैसिलिटी हर एक सोसाइटी में बनाए तो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो सोशल डिस्टेंसिंग की है, इसमें हमारे वॉलंटियर्स बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। अगर कम्युनिटी में, अगर सोसाइटी में हम सोशल डिस्टेंसिंग को लोगों को करने का मजबूर करें तो हमारे लिए आगे चलकर बहुत फायदेमंद साबित होगा। सिर्फ मुंबई शहर में जहां करीब 250 डॉक्टर संक्रमित बताए जा रहे हैं, 8 की मौत की खबर है, वहीं 500 से ज्यादा नर्सेज पॉजिटिव हुई हैं। ये आंकड़े हर दिन बढ़ रहे हैं, इसलिए मौजूदा वक्त में मदद के हर हाथ मायने रखते हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
और लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा विवाद को दोनों देशों ने बातचीत के जरिए जो है सुलझाने का दावा किया है, लेकिन सरकार और विपक्ष जो है इस मुद्दे पर आमने सामने आ चुकी है। एक फ्रंट भारत और चीन की सेना के बीच लद्दाख में खुला है, तो दूसरे मोर्चे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। ये तनाव भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस ट्विटर युद्ध में नया तीर राहुल गांधी ने मंगलवार को छोड़ा। रक्षा मंत्री का हाथ पर कमेंट करना खत्म हो जाए तो वह इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि क्या लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है। इस जंग की शुरुआत सोमवार को हुई थी, जब इस मामले में राहुल गांधी ने एक शायराना हमला किया। सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए शायद ये ख्याल अच्छा है। अमित शाह तो जवाब देने नहीं आए, लेकिन रक्षा मंत्री ने बिगड़े हुए शेर का जवाब बिगड़े हुए शेर से दिया। हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, यदि हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। अब इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार से सीधे सवाल पूछा है। आदरणीय राजनाथ जी, सवाल पूछो तो सवाल पूछते हैं, हुकूमत वाले अब जुबान पूछते हैं। कुछ बाजुए ताकत तो अजमाइए जनाब, हम हिंदुस्तान हैं, लाल आंख का अंजाम पूछते हैं। इन सब के बीच कई पूर्व सेना अधिकारियों ने बयान जारी कर ताजा सीमा विवाद पर राहुल के रुख की आलोचना की है। इस शेरो शायरी के बीच एक फिल्मी गीत भी याद रखना चाहिए। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद पे निगाहबान है आंखें। उम्मीद करेंगे नेता जुबानी जंग भले ही लड़ते रहेंगे, मगर निगाह सरहद पर भी बनाए रखेंगे। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और अब वक्त है एनडीटीवी के यूट्यूब सेगमेंट के बारे में बात करने की। तो एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर जाइए। एनडीटीवी इंडिया पर कौन सी खबरें आप देखना चाहते हैं? 5 खबरें हैं जिसके बारे में हम विस्तार से बता रहे हैं। पहली खबर है कि नरमी के संकेत दिख रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में कुछ जगह भारत और चीन सीमा पीछे हटी है। नंबर 2 पर दिल्ली दंगों की चार्जशीट, कपिल मिश्रा का जिक्र नहीं। और तीसरी खबर, दिल्ली में आज से सस्ती हुई शराब, 70% कोरोना टैक्स हटा। असम में तेल के कुएं में बड़ी आग, कई गांव चपेट में। और आखिरी और 5वीं खबर आपको बता दें कि सामने आए असली अनामिका शुक्ला, कहा कि अब भी मैं हूं बेरोजगार। उनके दस्तावेजों को फर्जी तरीके से और लोग इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि वो खुद बेरोजगार थी। ये तमाम खबरें हमने आपको दिखाई। एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर जाके बताइए, पोल कीजिए कि पूरा दिन एनडीटीवी इंडिया पर आप किन खबरों को विस्तार से देखना चाहते हैं। फिलहाल गुड मॉर्निंग इंडिया में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।